गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने रीडर पे पहले बात कर चुके हैं। आज फिर मैं ह्यूमन ज्योग्राफी के इसमें रीडर का सेकंड पोर्शन ले रही हूँ। उसमें हमने उनकी संकल्पनाओं या विचारधारा में दो विचारधाराएं देखी थी। विकासवादी विचारक थे वो, और जुजेन का प्रभाव। जुजेन जिसमें उन्होंने उसको राय बोला पहले, फिर उसके बाद उसने उनको जुजेन करके बोला, जिसका मतलब होता है भूखंड। यहाँ पर हमने बात की थी। अब है तीसरी संकल्पना उनकी नियतिवादी, डिटर्मिनिस्ट क्यों थे वो? क्योंकि उन्होंने सारा का सारा जो भ्रमण किया था वो प्रकृति के संरक्षण में किया था, प्रकृति के साथ रह करके कि यूरोप के किस भाग में माउंटेन्स हैं, कौन से माउंटेन्स का क्या शेफ्ट है, क्या स्लोप है, कैसी वनस्पति है, कैसे जीव जंतु वहाँ पर हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार से प्रभाव कर रहे हैं। ऐसे ही वो जब यूरोप के समुद्री तटों के ऊपर आए और अफ्रीका के अंदर गए तो उन्होंने यूरोप की कटिफिटी समुद्र तट की रेखा को देखा। और कटिफिटी तट रेखा मतलब क्योंकि जितने भी जो ये हिमानी के द्वारा बने हुए तट होते हैं वो फियोर्ड्स होते हैं, है ना। और नदी के द्वारा जितने भी तट बनते हैं वो रिया होते हैं। और सी वेव्स के द्वारा जो समुद्री तट बनते हैं उनको हम हैप्स बोलते हैं। तो जीके की मैंने 3 बात बताई। फियोर्ड्स मतलब जो हिमानी के द्वारा हिमानी के अपर्दन के द्वारा बनते हैं, तटों का जो कटाव होता है और जो कि बहुत लंबी लंबी खाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर इनलेट्स होती हैं लॉन्ग। देन जो रिया तट्स होते हैं वो लोअर लैटिट्यूड्स या गर्म प्रदेश या गर्म कटिबंधों में होते हैं, वो नदियों के कटाव के द्वारा बनते हैं। और हैक्स जो हैं वो समुद्री लहरों के द्वारा, सी वेव्स जो इरोजनल वर्क करती हैं, देन दीज हैव कोस्टल पार्ट्स दे फॉर्म्ड। तो इस प्रकार से उन्होंने क्या करा कि पूरा छोटे छोटे क्षेत्रों में भ्रमण जब किया तो इस प्रकार से उन्होंने पूरी प्रकृति को देखा और प्रकृति के आधार पर उन्होंने सारे डिस्क्रिप्शंस लिखे। इसलिए उनको हम नियतिवादी या डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं, क्योंकि तब तक इतना ज़्यादा साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं हो पाया था आज की तरह कि हम ये कहें नहीं मानव सर्वोपरि है। उस टाइम साइंटिफिक डेवलपमेंट नहीं था, इसलिए नेचर सर्वोपरि थी, प्रकृति सर्वोपरि थी। मनुष्य बहुत ज़्यादा काट छाट उसके साथ नहीं कर सकता था, परिवर्तन बहुत हद तक नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत परिवर्तन तो स्टार्ट हो गया था, फ्रेंच रेवोल्यूशन और ये सब स्टार्ट हो चुका था। इसलिए नियतिवाद मतलब जो रिटर का नियतिवाद था वो पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर प्रकृति के द्वारा कंट्रोल था। चौथा है मानव केंद्रित भूगोल, एंथ्रोपोसेंट्रिक ज्योग्राफी। उन्होंने कहा कि रिटर ने जो कहा, उन्होंने ये कहा कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं या जो कुछ भी हमारा एम है, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें हमें केवल और केवल मात्र ये देखना है, इन सेंटर केंद्र में आदमी मानव होगा और चारों तरफ ये सोच लीजिए उसकी नेचर होगी। क्योंकि उन्होंने कहा पृथ्वी तल का अध्ययन हम कहीं पे भी करें, किसी भी भाग पे करें, चाहे वो उन्होंने समुद्र तल की बात करी हो, चाहे उन्होंने कोस्ट और दूसरे इंटीरियर पार्ट्स महाद्वीप के बताए हों, चाहे उन्होंने हिमानी क्षेत्र बताए हों, चाहे वो नदियों के किनारे बताए उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा कि किसी भी भू क्षेत्र में जो हम समुद्र पृथ्वी तल का अध्ययन करते हैं उसमें केवल और केवल मनुष्य बीच में होगा, मानव केंद्र में होगा और प्रकृति उसके साथ में परस्पर अंतर संबंधित होगी। इस प्रकार से उन्होंने मानव भूगोल का उद्देश्य केवल पृथ्वी तल का वर्णन करना ही नहीं, पर पृथ्वी पर मानवीय क्रियाओं का वर्णन विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए ये मानव भूगोल का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया। और तब बाद में जाकर के एंथ्रोपोसेंट्रिक जो इनकी आइडियोलॉजी थी उससे एंथ्रोपोलॉजी ब्रांच बन गई। मानव शास्त्र एक नया भूगोल की शाखा के रूप में विकसित हुई। ठीक है। पांचवा है इनकी विचारधारा संपूर्ण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ होल। अब रिटर ने जो अपनी बुक लिखी अर्णकुंडे, उसमें उन्होंने ये कहा कि फ्रॉम एन इंडिविजुअल फैक्ट टूवर्ड्स होल। अब देखो बच्चों, फ्रॉम एन इंडिविजुअल मतलब जैसे मैं कहूँ, क्योंकि यूरोप की बात कर रहे हैं हम, रिटर की बात करें, यदि मैं कहूँ कि राइन नदी का बेसिन क्या है, किस तरह का है, कैसा कटाव है, कैसे उसके तलछटी जमाव हैं, या उसके दोनों किनारों पर कैसी बायोडाइवर्सिटी लाइफ है, कैसा इकोसिस्टम है, तो ये छोटी छोटी बातें उन्होंने बहुत गहराई से अध्ययन की। और उन्होंने ये कहा कि हम छोटी छोटी इकाइयों के रूप में, जैसे मैंने अभी आपको राइन बेसिन का, यदि मैं ऊपर का मुहाना देखूं या मध्यवर्ती देखूं या निचला देखूं, जैसे हम इस बात को ऐसे समझो बच्चों, जैसे हम गंगा नदी का ओरिजिन देखें तो एक तो गंगोत्री यमुनोत्री ग्लेशियर देखें, हर्षिल
कि वहाँ से तो ये आ गया और गंगोत्री और फिर यमुनोत्री, है ना। तो अब यहाँ से गंगोत्री यमुनोत्री जब तक हरिद्वार तक नहीं आती हैं, यानी मैदानी क्षेत्र में नहीं आती हैं, तब तक इनका बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट है, इनका कटाव करने का तरीका डिफरेंट है, इनके बहाव की तरीका डिफरेंट है, क्योंकि इनमें पूरा बहाव क्षेत्र डेवलप नहीं हो पाता। फाइन स्ट्रीम्स हैं, बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो मिलकर के गंगा का उत्तरी भाग बनाती हैं, ठीक है। तो वहाँ हर चीज़ डिफरेंट हो गई। फिर जब हरिद्वार से ये गंगा आपके इलाहाबाद तक आती है तो इसमें डिफरेंट फिनोमिनास बनते हैं, जैसे तटबांध बन गए, आपके एल्यूअल फैंस बन गए, फ्लड प्लेन्स बन गए, ऑक्सबो लेक्स बन गई। तो ये क्यों बना, कैसे बना? क्योंकि धरातल में परिवर्तन हो गया, उसके ढाल में परिवर्तन हो गया। तो यानी इसकी स्पीड कम हो गई नदी की, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है परंतु गति बहुत धीमी है, कटाव का काम पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में कम है। तो इस तरह से हम किसी भी भू क्षेत्र की बात करें तो उन्होंने कहा कि एक संपूर्ण छोटा सा कोई भी एग्जाम्पल कहीं का भी ले लें, उस एग्जाम्पल पर आप उन्होंने ये कहा कि एक छोटी छोटी इकाई को हम इकट्ठा करके तब उस क्षेत्र की पूरी प्रकृति और मानव की क्रियाओं, यानी मानव ने जो काम करे हैं, किस एस्पेक्ट्स में कहाँ कहाँ काम हुआ है, उन सारे फैक्ट्स को, उन तथ्यों को इकट्ठा करके ही हम उसका सिस्टमैटिक वर्णन कर सकते हैं। ये किसने कहा? रिटर ने कहा। अर्थात उनका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकृति भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है और मनुष्य भी अपने आप में संपूर्ण नहीं है, तो दोनों ही छोटी छोटी इकाई के रूप में काम करते हैं, परस्पर अंतर सन्निहित होते हैं, इसलिए वो इस तरह का डेवलपमेंट होता है। जैसे कि उन्होंने अफ्रीका के प्रथम खंड को, मतलब प्रथम खंड में अफ्रीका को 4 भागों में बांटा और उसके रीजनल एस्पेक्ट्स को सब डिविजन्स में बनाया और फिर उसकी पूरी स्टडी करी, मतलब छोटे छोटे क्षेत्रों को बांटते हुए फिर बड़े क्षेत्र की तरफ गए, यानी एक इंडिविजुअल से एज अ होल की तरफ बढ़े, है ना। तो ये ऐसे करने से क्या होता है, रियल अपन डे टू डे लाइफ में भी यदि स्टडी करते हैं तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को देखें, छोटे छोटे क्वेश्चंस निकालें, फिर उनको कलेक्ट करें, फिर पढ़ें, फिर दोबारा सोचें, तो इससे क्या होता है, हमारा जो कलेक्शन ऑफ थॉट होता है वो बहुत ही सटीक बैठता है। और ये छोटी छोटी स्टडीज़, छोटी छोटी समझ के स्टडी ही हमें कंपटीशन में सक्सेसफुल बनाती है। तो ऑब्जेक्टिव्स मतलब बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स, और ऐसे टाइप मतलब पूरा एज अ होल। तो ऐसे ही जैसे ये तो मैंने एक छोटा सा बिसाइड अपार्ट आप रख लीजिए इस एग्जाम्पल को, पर छोटे इकाई से व्यक्तिगत रूप से उन्होंने पूरा एज अ होल इकाई के रूप में वर्णन किया। अर्थात रिटर महोदय ने भिन्न व्यक्तित्व वाली भौगोलिक इकाइयों के, मतलब भिन्न भिन्न भौगोलिक इकाइयों को पारस्परिक संबंधों की व्याख्या करते हुए अंततः पृथ्वी की एकता को स्पष्ट करना ही भूगोल का उद्देश्य माना। अब देखो बेटा, लास्ट में इसको एक बात और एग्जाम्पल देके समझाऊं। नदी का मैंने केवल गंगा नदी का अपर रिवर स्ट्रीम का एग्जाम्पल दिया और मिडल का दिया। अब ऐसे हम भारत की जलवायु की बात करें तो हम सीधे से एक लाइन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो हम कह देते हैं भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु है। पर क्या ऐसा है? तटों के क्षेत्र में हमारी हॉट और ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट है, राजस्थान में डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, एक्सट्रीम हॉट है, कश्मीर, हिमाचल, उत्तरांचल के उत्तरी भागों में, सिक्किम में, अरुणाचल के उत्तरी भागों में हमारी कोल्ड हिमालयन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। पर क्या ऐसा कारण है कि हमने पूरा छोटी छोटी इकाइयों में हर डिविजन्स को पढ़ा? जैसे आरएल सिंह साहब ने बहुत ज़्यादा डिटेलिंग करी है भारत के प्रादेशिक, माइक्रो, मैसो, माइक्रो, मिनी माइक्रो डिविजन्स में भौतिक भागों को बांटा और फिर उनकी स्टडी करते उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया। परंतु इतना सब कुछ बारीक स्टडी होने के बाद भी हमारा क्या हो रहा है कि हम उसको एज अ होल इकाई के रूप में पढ़ रहे हैं और बड़े आराम से कहने कि भारत देश की जलवायु मानसून जलवायु है। तो इसमें 2-3 पैरामीटर्स होंगे बेटा जो इसको डिसाइड करेंगे, जैसे आपका लैटिट्यूडनल डिस्टेंस, एक्सपेंशन, फिर दूसरा जो सीजनल विंड्स हैं, अरेबियन वर्ड, जो अरेबिक वर्ड में बोला हमने सीजनल, मौसम, है ना। तो सीजनल विंड्स हैं जो कि 4-5 महीना एक तरफ से एक तरफ और 4-5 महीने दूसरी तरफ, मतलब डायरेक्शन, दे चेंज द डायरेक्शन फ्रॉम सी टू लैंड, लैंड टू सी, है ना। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ। तो इतनी विविधताओं के बाद में भी, जैसे आम है, अमरूद है, अनार है, पपीता है, नीम है, पीपल है, बरगद है, ये कुछ ऐसे, केला है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑलमोस्ट
हिंदुस्तान के मेजॉरिटी लैंड पार्ट के अंदर ग्रो होते हैं। तो ये सारे कारण हैं, मतलब सारी विभिन्नताओं के बीच में, डाइवर्सिटी के बीच में भी हमने इसमें से इंडिविजुअल यूनिटी को निकाल लिया और तब हमने कहा कि भारत की जलवायु मॉनसूनी है। तो समझ में आ गया ये बात, आई होपफुली आपको समझ में आ गई होगी। नाउ 6 विचारधारा उनकी है थियरी ऑफ रिलेशनशिप इन स्पेस, क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत। अब रिटर्न महोदय ने कहा कि पृथ्वी तथा उसके निवासियों में व्याप्त घनिष्ठ पारस्परिक संबंध रेसिप्रोकल होता है। मतलब आप यदि प्रकृति को कुछ दे रहे हो तो प्रकृति आपको 4 गुना लौटाती है, और यदि आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हो तो प्रकृति भी आपको तकलीफ देती है। तो कोई भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या बोला मैंने? किसी भी क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एवरी एक्शन हैज़ इट्स एंटी रिएक्शन। तो रेसिप्रोकल हो गया वो, है ना। तो रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पर उन्होंने किस संदर्भ में कहा? उन्होंने कहा कि हम किसी एक को भी इस संबंध में ये नहीं कह सकते कि ये अलग से है। मतलब जैसे हम कोई क्रिया करें तो हम कह नहीं कह सकते कि इस क्षेत्र पर केवल क्रिया ही अपना प्रभाव डालेगी। जैसे हम कहें कि अजमेर का चना हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट रैंक वाइज बहुत हायर रैंक जाता है चने का। तो ऐसा क्या कारण है कि हिंदुस्तान में चना प्रोडक्शन, राजस्थान में चना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा दे रहा है, या मोठ आपका बीकानेर वाला क्षेत्र देता है। तो जहाँ जहाँ स्पेशलाइजेशन है, उन्होंने ये कहा कि केवल हम ये ना कहें कि केवल हमने लिफ्ट इरिगेशन किए तो ये इसलिए हुआ, या ड्राई फार्मिंग को निपटाया, ड्राई फार्मिंग बूंद बूंद इरिगेशन को हमने रखा है इसलिए ये इतना डेवलप हुआ। नहीं, उन्होंने कहा कि हर चीज़ का जो परस्पर जो है रिलेशन होता है। हम बिना संबंधों के किसी भी जोग्राफिकल एस्पेक्ट को ये नहीं कह सकते कि यही जोग्राफिकल एस्पेक्ट एक जगह डोमिनेट करता है। किसी जगह पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ सक्सेसफुल है और किसी जगह पे वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है। तो क्रिया तो वो एक ही हो रही है, परंतु वहाँ की धरती क्या उसको एक्सेप्ट कर रही है, क्या वो चीज़ समझ पा रही है। जैसे मैं कहूँ कैक्टस को तुम जाकर के माउंटेनियस रीजन में लगा दो या लद्दाख क्षेत्र में लगा दो, क्या पहाड़ी जो भूटियाओं का डॉग होता है, क्या वो राजस्थान की इतनी हॉट क्लाइमेट में रह पाएगा? छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, चाहे वो पेड़ पौधों के लो, चाहे जीव जंतु के लो। तो कहने का मकसद, रिटर महोदय ने कहा कि हर वस्तु प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है और हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य रूप से होती है। क्या ये लाइन याद कर लीजिए, हर क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य रूप से होती है। इसलिए रिटर को भी हम हम्बोल्ट की तरह प्रकृति की एकता में विश्वास रखने वाला मानते हैं। अब 7वीं विचारधारा है आपके रिटर महोदय की, वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, भूगोल अर्णकुंडे का प्राय है। अर्णकुंडे क्या है? रिटर साहब का लिखा हुआ वॉल्यूम, ठीक है। उसके कितने वॉल्यूम लिखे थे उन्होंने? 19, और उसमें से 6 वॉल्यूम में उन्होंने कितने प्रश्न लिखे? 20,000। ये जीके के अंदर आ सकता है, इसलिए बार बार कह रही हूँ। तो अर्णकुंडे भूगोल के लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया और कहा कि पृथ्वी का सर्वाधिक पूर्ण तथा ब्रह्मांडीय दृश्य अपनाकर एक मधुर इकाई के रूप में संगठित करके हम पूरी ग्लोब का वर्णन मनुष्य और सृष्टिकर्ता के संबंधों के विवेचन के रूप में अवश्य रूप से कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ये कहें कि हमारी प्रकृति, हमारी पृथ्वी अपने आप में यूनिक है। यस, ये यूनिक है क्योंकि हमारा अपना वायुमंडल है, हमारे अपना जीव जंतु जगत है, हमारा अपना ऑक्सीजन की वो है लेवल, सटीक लेवल है, हमारा नाइट्रोजन का लेवल है। पर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड से विपरीत है, या हमारी पृथ्वी जो क्रिएटर गॉड है, या आप जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन की थियरी या एक्सप्लोजन की थियरी, तो हमारी पृथ्वी बिल्कुल अलग से बनी है या डिफरेंट टाइमली बनी है। टाइम डिफरेंट हो सकता है पर सीजन ऑफ ओरिजिन या टाइम पीरियड ऑफ ओरिजिन मे बी सेम, मे बी एक्सप्लोजन का टाइम सेम रहा हो, कुछ अंतराल में रहा हो, इंटरवल में रहा हो। तो कहने का मकसद अर्णकुंडे, यानी उन्होंने जर्मन भाषा में अर्णकुंडे जब बोला तो उन्होंने ये कहा कि ये अपने आप में एक संपूर्ण इकाई है, पर इसका कोरिलेशन विद यूनिवर्स भी है। इसलिए भूगोल के द्वारा हम विभिन्न स्वरूपों, मतलब प्राकृतिक स्वरूपों, उसकी आकृतियों को मानव जातियों और उसके समूहों और उसके समाजों के साथ जोड़ते हैं और उनका घनिष्ठ संबंध देखते हैं। और इसलिए
रिटर की दृष्टि में अन्नकुंडी भूगोल को वैज्ञानिक रूप देने वाली एक श्रेष्ठ कृति है। अब 8वीं उनकी विचारधारा थी बच्चों, जो कि शायद मुझे लगता है कि अब क्योंकि ये टाइम हो गया है तो आज हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। कल के लिए हम फिर तैयार होते हैं इसकी रिटर साहब की 8वीं विचारधारा लेकर के। थैंक यू आज के लिए।